उपन्यास राग दरबारी, हमने लेखक का परिचय पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब है राग दरबारी कथानक। ये है क्या, राग दरबारी की कथा क्या है? राग दरबारी उपन्यास स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ का एक जीवंत दस्तावेज है कि भारत में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। दस्तावेज मतलब एक सबूत के तौर पर पेश किया गया कि किस प्रकार की न्याय व्यवस्था चलती थी उस समय पर। न्याय की दुस्तरता और श्रीलाल शुक्ल ने एक टिप्पणी इस प्रकार की है: पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा पड़ा रहा। इसके सहारे वे चैन से मर सकते हैं। उन्हें मतलब उनको ये चीज़ बताई गई, अगर इस सब अभी फैसला सही नहीं हुआ, अभी न्याय नहीं मिला, तो अगले जन्म में न्याय जरूर मिलेगा, तो इससे ताकि वो चैन से मर सके। इस प्रकार की कहावतें चला दी गई कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। मतलब मुकदमे का क्या होता है, अदालत में फैसला चलता है, केस चलता रहता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो यही सोच के मरता है कि अगले जन्म में आके फिर देख लेगा क्या उसका क्या फैसला रहा। इसके सहारे वे चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। उपन्यास के अत्यंत निरीह किंतु दृढ़ निश्चयी पात्र लंगड़ ने लगभग 7 वर्ष पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। मतलब जो शिकार हुआ इसका लंगड़, उसके बारे में हमने पढ़ा था, लंगड़ नाम है इसका। तो उसने 7 साल पहले एक दीवानी का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के लिए पुराने फैसले की नकल चाहिए थी, मतलब पुराने फैसले की कॉपी चाहिए थी, जिसके लिए तहसील में दरख्वास्त दी थी। नकल बाबू को 5,000 रुपये रिश्वत ना देकर वह धर्म की लड़ाई से नकल लेने में जीवन पर्यंत जूझता रहा। अब वहाँ पर एक तहसीलदार था, उसने कहा 5,000 रुपये दो, मैं तुम्हें कॉपी दे दूंगा, लेकिन उसने कहा मैं न्याय से कॉपी लूंगा। तो उसको उस न्याय से कॉपी लेने के लिए धर्म की लड़ाई में उसको पूरे जीवन भर लड़ते रहना पड़ा। उपन्यासकार लंगड़ को इतने रूपों, इतने संबंधों में, इतनी बार, इतने दयनीय रूप में प्रस्तुत करता है कि वह पाठक की सर्वाधिक सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। पाठक को उसके साथ सहानुभूति हो जाती है, उसने कितना अत्याचार सहा है। वस्तुतः वह कचहरी के दरवाजे पर टंगा हुआ एक भयानक पोस्टर बन जाता है, जो चीख चीख कर इस तथ्य की घोषणा करता है कि आज सर्वसाधारण आदमी लंगड़ बना न्यायालयों के लगातार बढ़ते हुए लूट चक्र से आक्रांत होकर त्राही त्राही कर रहा है। मतलब एक आम आदमी को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, वो चाहे अदालतों के जितने मर्जी चक्कर काट ले। स्वतंत्रोत्तर न्याय व्यवस्था के यथार्थ को उद्घाटित करने वाला दूसरा उदाहरण, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो न्याय व्यवस्था की सच्चाई है उसको उद्घाटित करने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया है, न्याय पंचायत भीखम खेड़ा। न्याय पंचायत भीखम खेड़ा का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ अपने बेटे छोटे पहलवान द्वारा पीटे जाने पर कुसहर प्रसाद ने मुकदमा किया है। तो दोषियों में पंचों की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। दो पेशी में तो पंच ही नहीं आए, तो वहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और तीसरी पेशी पर जो कार्यवाही हुई उसमें पंच सरपंच की नासमझी और छोटे पहलवान की जिरह का स्तर पंचायत अदालतों को हास्यास्पद स्थिति को पूरी तरह उजागर करता है। मतलब जो भी सुनवाई हुई उस पर हंसने के अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता, मतलब वहाँ पर न्याय नहीं हुआ। सरपंच द्वारा अपने बाप कुसहर प्रसाद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी से क्रुद्ध छोटे पहलवान आग बबूला होकर सरपंच से कह देता है, ए चिमरिखा दास, चाय चाय बंद करो, एक पड़ाक से कंटाप पड़ेगा तो मिसिल विसिल लिए जमीन में घुस जाओगे। मतलब सीधा उसको धमका देता है। 2 घंटे से सुन रहा हूँ हमारे बाप को घुमा फिरा कर हरामी बता रहे हो। हमारे बाप हरामी हैं तो तुम्हारे बाप क्या हैं? यह कथन ग्रामीण न्याय पंचायत के स्तर पर यथार्थ को पूरी तरह उजागर करता है। मतलब पंचों को भी वो धमका सकता था। स्वतंत्रोत्तर भारतीय न्याय व्यवस्था का तीसरा उदाहरण, गयादीन बनाम जोगनाथ का मुकदमा। अदालत शहर की है, जिसकी सुनवाई ऑनरेरी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। मतलब शहर की अदालत में केस चल रहा है। थानेदार की फर्जी कार्रवाई, मुकदमे के झूठे गवाह, पुलिस के झूठे मुखबिर के सामने पब्लिक प्रोसिक्यूट और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट असहाय सिद्ध होते हैं। मतलब इतने झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, पुलिस भी झूठी है, सब झूठे हैं, तो जज को फैसला देना पड़ता है, गलत फैसला ही देना पड़ता है। इसी तरह का एक चौथा उदाहरण भी है, जिसमें छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने विरोधी अध्यापकों पर मुकदमा दायर किया है। मतलब जो उसके ऐसे अध्यापक जो उनके खिलाफ है उन पर मुकदमा दायर किया। इसकी कार्रवाई अदालत में तो नहीं दिखाई गई है, केवल सूचना के माध्यम से पाठकों को दी गई है। मजिस्ट्रेट के संबंध में टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है, इजलास जोश में भी बचपन में अध्यापकों ने उसे हमेशा निम्न कोटि के विद्यार्थियों में शुमार किया था और उसे आज इन अध्यापकों को निम्न कोटि का आदमी सिद्ध करने का मौका मिल गया था। मतलब वो जो प्रिंसिपल था वो ऐसा व्यक्ति था जो अपने स्टूडेंट को हमेशा नीचा ही दिखाता रहता था और आज अपने अध्यापकों को भी नीचा दिखाना चाहता है। इसीलिए सारे तर्क वितर्क और सबूत को दरकिनार कर हर बार उसका फैसला होता था कि अध्यापकों को शर्म आनी चाहिए। यह तो कुछ मुकदमों की बात हुई, किंतु मुकदमेबाजी ग्रामीण क्षेत्रों में इतने जोर शोर पर है कि पेशेवर गवाहों का एक समूह तैयार हो गया है। मतलब वहाँ पर
एक ग्रुप तैयार कर दिया जो गवाही देगा, झूठी सच्ची गवाही देने के लिए पूरा ग्रुप ही बना दिया, पेशेवर गवाह बन गए वो, उनका काम ही हो गया गवाही देना। पंडित राधेलाल की जीविका का एकमात्र साधन झूठी गवाही हो गई यार। एक करेक्टर इसके अंदर पंडित राधेलाल, तो उसका तो काम ही यही है कि झूठी गवाही देगा, उसको पैसे मिलेंगे। कभी ना उखड़ने वाले इस गवाह को कौशल पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है, जिस तरह कोई भी जज अपने सामने किसी भी मुकदमे में फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे में वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल ने अपनी शिष्य परंपरा को कायम कर दी है। मतलब उसने खुद झूठी गवाही देता ही है और अपने शिष्य और तैयार करना शुरू कर दिया। ये सारे तथ्य मात्र शिवपालगंज की ही नहीं वरन समूचे देश की न्याय व्यवस्था के यथार्थ को अच्छी तरह उद्घाटित करते हैं। खाली वो शिवपालगंज की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी थी स्वतंत्रता के बाद, जो कि आज भी है। सामुदायिक विकास क्षेत्र, ग्राम सभा और पंचायत व्यवस्था। अब इसमें है किसके बारे में बताया गया, सामुदायिक विकास क्षेत्र, ग्राम सभा और पंचायत व्यवस्था किस प्रकार की थी उस समय। स्वाधीनता के बाद, आज़ादी के बाद भारतीय गांवों में समुचित विकास के लिए विकास खंडों के साथ ही सहकारी समितियों, ग्राम सभाओं, न्याय पंचायतों आदि की व्यवस्था हुई। मतलब न्याय, देश आज़ाद हो गया तो गाँवों की, शहरों की डेवलपमेंट के लिए क्या किए, सहकारी समितियाँ बनाई, ग्राम सभाएं बनाई, न्याय पंचायत बनाई, सबकी व्यवस्था की गई। इन्हें समुचित रूप से चलाने के लिए बीडीओ, एडीओ, बहुत सारे इंस्पेक्टरों, ग्राम सेवकों, पंचायत मंत्रियों आदि जैसे कर्मचारी का जाल बिछाया गया, अलग अलग पोस्ट दी गई लोगों को। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधान से इनके लिए समुचित वित्तीय अनुदान भी सरकार की ओर से दिए गए, मतलब इनके लिए पैसे भी जुटाए गए। भारत की लोकतंत्रीय प्रणाली के मैनेजर, कुछ विकासधारित संस्थाओं में चुनाव की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत राम सभा के चुनाव गांव के सभी बालिक मतदाताओं द्वारा और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रधानों द्वारा किया जाने का प्रावधान था। मतलब जितने भी मतदाता है वो क्या करते थे, ग्राम सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते थे, ग्राम सभा के चुनावों के अंदर वो पार्टिसिपेट करते थे और ब्लॉक के जो चुनाव वो प्रधानों द्वारा किए जाते थे। सहकारी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए भी चुनावों का प्रावधान रखा गया। राग दरबारी में इन तथ्यों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार लोकतांत्रिक पद्धति की शासन व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव को सर्वाधिक महत्व दिया गया, उसी तरह निचले स्तर पर पंचायतों के गठन में भी चुनाव की अहम भूमिका मानी गई। मतलब पंचायतें बनेंगी लेकिन चुनाव के जरिए बनेंगी। अभी भी गाँव में छोटे मोटे चुनाव होते हैं तो सबको, जो लोग गाँव छोड़कर शहर गए, सबको बुलाया जाता है वोट डालने के लिए, ताकि वो पंचायतें बनाई जा सकें। तो वो चुनाव, ये सब इसको महत्वपूर्ण बना दिया गया। अतः सर्वप्रथम पंचायतों या ग्राम सभाओं के चुनाव की वास्तविकता पर विचार करना अधिक संगत होगा। तो सबसे पहले किसके ऊपर विचार किया गया है, पंचायतों और ग्राम सभाओं के चुनाव की वास्तविकता है क्या। शिवपालगंज गांव सभा के प्रधान रामाधीन भीकन खेड़वी के भाई थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इतने दिनों तक प्रधान रह चुकने के बावजूद ना तो पाखलगान गए थे और ना जेल खाने। वैद्य जी भी प्रधानी के फायदे से परिचित नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि शिवपालगंज के पूर्ण विकास के लिए कॉलेज की मैनेजरी कोऑपरेटिव यूनियन में मैनेजिंग डायरेक्टरी के साथ ही ग्राम सभा की प्रधानी भी आवश्यक है। स्वयं प्रधानी का कार्य छोटा है लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। प्रधानी का जो पोस्ट है वो तो छोटी है लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। ये सोचकर उन्होंने अपने दरबार में भांग घोटने वाले जाहिल सनीचर को प्रधान बनाने का निश्चय कर लिया। मतलब उनका एक नौकर था जिसको उनको भांग घोट के दिया करता था, तो उन्होंने उसी को प्रधान बनाने का निश्चय कर लिया, इसको प्रधान बना देते और उसका फायदा हम उठाएंगे। निश्चित समय पर जब चुनाव हुआ तो रामाधीन की ओर से प्रचार की काफ़ी सरगर्मी के बावजूद महिपालपुर वाली तरकीब से सनीचर चुनाव जीत गया। अब वैद्य जी ने सनीचर को चुनाव भी जिता दिया। यहाँ उपन्यासकार ने ग्राम सभा के चुनावों की हास्यास्पदता को उजागर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित 3 पद्धतियों का उल्लेख किया गया। अत्यंत मनोरंजक ढंग से उनका उन्होंने उल्लेख किया है। मतलब जो ग्राम सभा के चुनाव है वो हास्यास्पदता है कि इतने एंटरटेनिंग ढंग से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली, 3 पद्धतियां हैं इसमें। रामनगर ग्राम सभा के चुनाव में एक बार 2 ठाकुर शत्रुघ्न सिंह और रिपुदमन सिंह प्रधान के पद पर खड़े हुए, अतः मतदान का जातीय आधार नहीं बन सका। स्वर्ण मतदाताओं ने इसमें पहले तटस्थता का परिचय दिया, लेकिन जब प्रधान से होने वाले लाभ की बात लोगों को मालूम हुई तो वे तटस्थता छोड़कर किसी एक के समर्थक बन गए। मतलब जो ज़्यादा फायदा दे रहा है उसी के पक्ष में चले गए। ऐसी स्थिति में चुनाव में काफ़ी गर्मी आ गई। रिपुदमन के भाई सर्वदमन की राय पर अशांति की गड़बड़ी के आधार पर दोनों पक्षों के उम्मीदवार सहित 25-25 आदमियों को चुनाव से 2 दिन पहले हिरासत में ले लिया। सर्वदमन के भाई रिपुदमन के समर्थक बाहर अधिक रह गए, अतः उन्हें शांतिपूर्वक यही तरीका रामनगर के नाम से पेटेंट हुआ।
चुनाव का नेवेदा वाला तरीका, अभी नेवेदा वाला तरीका क्या था, कुछ अधिक उलझा हुआ था। वह मुख्य मुकाबला स्वर्ण और अवर्ण के बीच में था, ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में था। संख्या के आधार पर जब अवर्णों का पलड़ा भारी लगा तो ब्राह्मण उम्मीदवार ने गांव में नए आए एक बाबा जी का सहारा लिया। अपने गाने बजाने और गांजा भांग की धूम द्वारा वे पूरे गांव में कृष्ण के अवतार माने जाने लगे, मतलब उनको कृष्ण का अवतार बना दिया। जाति पाति को मिटाकर पूरे गांव को अपने प्रभाव में लेकर बाबा जी ने एक दिन घोषणा कर दी कि इस गांव का प्रधान बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। जब एक सिरफरे भंगेड़ी ने कहा कि अभी प्रधान का चुनाव ही नहीं हुआ तो बाबा जी ने इशारा किया, हमारे भगवान ने तो चुनाव कर दिया है। अतः सर्वसम्मति से सभी गांव वालों ने ब्राह्मण उम्मीदवार को प्रधान स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। यह तरीका नेवेदा वाली पद्धति के नाम से प्रसारित हुआ। अब है महिपालपुर वाली पद्धति। एक घड़ी से संबद्ध होने के कारण अत्यंत वैज्ञानिक साबित हुई। चुनाव दिन के 12 बजे होना था, लेकिन चुनाव अधिकारी की घड़ी 1.25 घंटा तेज थी। जो चुनाव अधिकारी था उसकी घड़ी 1.25 घंटा तेज थी, अतः नतीजा 11:15 बजे ही घोषित कर दिया गया। मतदाताओं की याचिका पर 3 साल मुकदमा चला, कोई निर्णय नहीं हुआ। इस पद्धति को अपनाने के कारण वैद्य जी को सिर्फ एक सस्ती घड़ी पर खर्च करना पड़ा, मतलब जिसमें टाइम ही चेंज कर दिया उन्होंने, जो चुनाव अधिकारी के हाथ पर बंधी थी। इस प्रकार की पद्धतियां कथाकार की कल्पना भले ही हो, लेकिन ग्राम पंचायतों के चुनाव के यथार्थ को अवश्य उद्घाटित कर दिया। इससे पता चलता है कि गाँव में चुनाव होते किस प्रकार है और किस प्रकार से प्रधानी जीती जाती है। वैसे चुनाव तो वैद्य जी के बाएं हाथ का खेल मात्र था, जिसका परिचय उन्होंने कॉलेज की चेयरमैनी से लेकर कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर के चुनाव में भी कुशलतापूर्वक दिया है। मतलब जहां पर भी वो चुनाव लड़े जीते। कॉलेज की चेयरमैनी तो वे बहुत बाहुबल से पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव यूनियन की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप में थोड़ी अड़चन है। वहां उनकी मिली भगत से कोऑपरेटिव के सुपरवाइजर ने गेहूं के एक ट्रक का गबन किया। नए कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को कुछ ईमानदारी की लत पड़ गई है, उसका ट्रांसफर कराने में वे असफल हो जाते हैं। अतः उसी महकमे के बड़े अधिकारी को बुलाकर बैठक में वे अपनी नेक नियति का विश्वास दिलाते हैं और स्वयं त्यागपत्र देकर अपने छोटे बेटे बद्री पहलवान को बड़े कौशल के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर बनवा देते हैं। और उपयुक्त सारे तथ्य स्वतंत्र भारतीय ग्रामीण चुनाव व्यवस्था के आधार को सशक्त ढंग से उजागर करते हैं। भूदान आंदोलन, जमींदारी उन्मूलन, विकास खंडों, सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था आदि के बावजूद गांव की बदहाली बढ़ती जा रही है, मतलब उनकी गरीबी बढ़ती चली जा रही है। शिवपालगंज की चमरेही यानी कि चमारों की बाती और आम लोगों की खस्ता हालत को देखते हुए जमींदारी उन्मूलन की बात हास्यास्पद प्रतीत होती है। मतलब जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा और लोग ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें अपने नाम पर नहीं रख पाएंगे। तो ये एक मजाक है, सबके पास अपनी अपनी ज़मीनें हैं, जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह गए हैं। आचार्य विनोबा भावे को मिलाकर गांव के बाहर का बंजर मैदान भूदान के हश्र को उद्घाटित करता है। वह मैदान गांव सभा को वापस मिला, जिसे उसे गांव सभा के प्रधान को दान कर दिया गया। प्रधान ने दान रूप में अपने रिश्तेदारों और मित्रों को दे दिया। प्रधान को मिला तो प्रधान ने अपने रिश्तेदारों को बांट दी और उसके बचे कुछ हिस्से को उसने गरीबों और भूमिहीन को हीनों को बेच दिया। दिया नहीं बल्कि बेचा। विक्रम की जमीन पर मुकदमा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। शिवपालगंज का थानेदार कहता है कि अब गांव में चोर भूदानी कार्यकर्ता की विष में आने लगे हैं। मतलब गांव में जो चोर हैं वो जो कार्यकर्ता भूदान करते, जिसने जमीन दान करी, उसके विष में आने लगे हैं। उपन्यास में प्रयुक्त भूदानी चेहरा, भूदानी नमस्कार, भूदानी मुद्रा आदि शब्दों का प्रयोग एक विशेष छद्म उद्घाटन के लिए किया गया है। विकास खंड, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत आदि लूट खसोट और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। यहाँ किसान और कृषि कार्य पूरी तरह गायब है। ना तो किसान है ना खेती का कार्य ही होता है। कृषि क्रांति दरों दीवार पर लिखे नारों पर सीमित रह गई है। जो बाकी रह गया है उसे नेताओं और सरकारी अफसरों के भाषणों से पूरा कर दिया जाता है। वे कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान अपनी बदमाशी से अधिक अन्न नहीं उपजाते। मतलब हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान करना ही नहीं चाहते, वो आलसी हो गए हैं, वो अन्न उगाना नहीं चाहते। वैसे यहाँ कोई भला आदमी दिखाई नहीं देता। गांव छोटे पहलवान जोगनाथ और रामाधीन शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह जैसे डाकुओं की क्रीड़ा स्थली बन गई है। यहाँ किसान तो कोई है ही नहीं, सारे डाकू बसते हैं यहाँ पर। सबसे बड़े डाकू स्वयं वैद्य जी है। गांव का सबसे निठल्ला सनीचर वैद्य जी का पालतू कुत्ता है, जिसे प्रधान बना दिया गया है, जिसे ठेल ठाल कर गांव प्रधान की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। उसकी परचून की दुकान खुल जाती है, जिस पर सभी चीज़ों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उड़ाई गई दवाएं और प्राइमरी स्कूल पर बच्चों के लिए वितरित होने वाले अमेरिकी दूध पाउडर की बिक्री की जाती है। मतलब जो दवाई सरकार प्रदान करती है वो दवाई उसने अपनी दुकान पे रख लिया और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो दूध आता है उस दूध को भी अपनी दुकान पे ले लिया और उनको बेचता है वो। शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी और उसके निकट मिठाई की दुकान, मंदिर, धर्मशाला आदि गंदगी उत्पादक संस्थाएं उसके नाम को रोशन करती हैं।
गंदगी प्रसार योजना को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बस अड्डे के पीछे एक झील नुमा पोखर था। पोखर क्या होता है? एक झील होती है छोटी, जिसमें साफ पानी होता है। इसका उपयोग सुबह शाम शौच क्रिया के लिए होता था। पालतू सुअरों के उपयोग या दुरुपयोग से आदमी द्वारा छोड़ी गई गंदगी से गुजरती हुई हवा मुसाफिरी को नाक पर पट्टी लगाकर कभी जैन धर्म स्वीकार करने वाले को विवश कर रही थी, तो कभी सुअरों की गुरगुराहट उनके वराह अवतार की कल्पना से की अनुभूति करती थी। सैनिटरी इंस्पेक्टर के अस्तित्व के बावजूद गांव में गंदी नालियों का जाल बिछा था। मतलब हर जगह गंदगी ही गंदगी थी। एक पोखर था, उसको गंदा कर दिया, वहां पर लोग शौच करने जाने लगे, वहां पर सुअर लौटने लगे, तो सब कुछ गंदा कर दिया इन्होंने। वहां पर एक सैनिटरी इंस्पेक्टर भी है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरा गांव गंदा हुआ पड़ा है। हर जगह गंदी नालियों का जाल बिछा हुआ है। गांव के किनारे एक छोटे से तालाब की गंदगी को देखकर उपन्यासकार को मैथिली शरण गुप्त की 50 वर्ष पहले लिखी गई एक कविता की पंक्तियां आह ग्राम में जीवन भी क्या है की याद आ जाती है। उन्होंने लिखा था 50 साल पहले कि गांव का जीवन भी क्या है, तो वो पंक्ति उन्हें याद आती है। छंगामल इंटर कॉलेज गांव के लिए शिक्षा का नहीं अशिक्षा का केंद्र बना हुआ है। यह हुल्लड़बाजी, गुंडई, दुष्ट चरित्रता की शिक्षा मिलती है। स्थानीय थाना असुरक्षा का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय थाना लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है। इसके रहते घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती हैं। चोरी नहीं डकैती पड़ती है। जुआ शराब आदि के अड्डे उसी के संकेत पर चलते हैं। सबसे ऊपर कोड़ में खाद की तरह शिवपाल में गंज की छाती पर वैद्य जी सवार है। इतना सब कुछ होने के बाद एक वैद्य जी भी हैं जो सबसे बड़े गुंडे हैं वहाँ के। नैतिक अवमूल्यन की पूरी पहुंच परिवार के अंदर भी प्रवेश कर गई है। माने हुए लठैत ठाकुर दूरवीन सिंह बुढ़ापे में अपने नशेबाज भतीजे के जोरदार तमाचे से कुएं की जगत पर गिर पड़ते हैं। भतीजा जो है वो नशा करता है और अपने ही चाचा को पड़ मारता, तो वो गिर पड़ते हैं। वृद्ध खुशहर प्रसाद अपने छोटे बेटे पहलवान की लाठी का शिकार बनते हैं। उपपन कई मुद्दों पर अपने पिता वैद्य जी का विरोध करने लगा है। बड़ा बेटा बद्री पहलवान वैद्य जी के मुंह पर खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकता। मतलब ऐसा कुछ संस्कार नाम की चीज किसी के अंदर भी नहीं है, सारे गुंडे बने पड़े हैं। राग दरबारी के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में गणतंत्र के उद्देश्यों का हनन किया गया है। स्वतंत्रता, समानता, विकास आदि कल्पना में रह गए हैं। झूठ फरेब का राज चला। सरल निरपराध सामान्य जनता अराजक स्थिति में से ऊब गई है। उत्पीड़न, अन्याय के चक्रव्यूह में फंसकर सिर्फ असंतोष, विद्रोह, क्रांति, सत्ताधिकारी की आपाधापी और धोखेबाजी तका हुआ हारा हुआ भाई भतीजावाद, अवसरवादिता, चुनावी चाल, लूट, चोरी, स्वतंत्रोत्तर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विडंबनाओं और विसंगतियों को उजागर इसके अंदर किया गया है। राग दरबारी के अंदर सरकार सामान्य जनता के लिए बहुमुखी विकास करने की कोशिश करती है, डेवलप करने की कोशिश करती है, पर जनता की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। असुरक्षा के बीच जिंदगी ढोने को विवश राजनीति के दांव पेच में माहिर लोग दिनों दिन फल फूल रहे हैं। उन्हें दोहरे व्यक्तित्व को पहचानने में असमर्थ जनता प्रशासनिक न्यायिक विद्रूप का शिकार हो रही है। अब क्या करें, दोनों तरफ ही अगर गुंडे खड़े जाए तो किसको वोट देंगे, किसको चुनेंगे? चाहे वो किसी को भी चुन ले, उनका तो हनन होना ही है, उन पे तो अत्याचार होना ही है। तो वो इन चीज़ों का शिकार बन रहे हैं। हर और 1984 धुंधलके में समाज सेवा जीती जागती सरकार का एक हसीन सपना, संस्कृत पाठशाला में प्रसाद, बया और बंदर की कहानी, एक रिसर्च स्कॉलर की जुबानी, दुराचार बनाम भ्रष्टाचार, जनवाणी बनाम महाजनवाणी, राजनीतिज्ञों की पंचायत, तलाश जारी है। मतलब ये सारे उन चैप्टरों के नाम बताए गए हैं जिसके अंदर इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि समाज की बुरी दशा किस प्रकार होती है। आदमी की आदि कुछ चर्चित व्यंग्यात्मक रचनाएं, ये सारी व्यंग्यात्मक रचनाएं जो समाज की तरफ इशारा करती हैं। परिदृश्य स्वतंत्रता के बाद आशा की जाती थी कि आम आदमी की हालत सुधर जाएगी। मतलब स्वतंत्रता के बाद ये सोचा जाता था कि जो आम आदमी है उसकी हालत सुधरेगी, सरकार जो उनके लिए काम करेगी, पर सत्ता के सामंती प्रभाव ज्यों के त्यों रहने से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया। मतलब जो पहले अंग्रेज शासन करते थे, अब जो बड़े बड़े हमारे पंचायत के नेता लोग हैं, पंचायती हैं, मतलब सरपंच हैं, पंच हैं, वो लोग अपना शासन करने लग गए। तो जो स्थिति थी वो वैसे की वैसी ही रह गई। पूंजीवादी व्यवस्था की पक्षधर सत्ता केवल समिति धनवान वर्ग की स्वार्थ रक्षा करती हुई एक बड़े समुदाय में कट गई। आम जनता उपेक्षित रह गई। कुछ स्वार्थ पर शक्तियां समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने में लग गए। अब वो समाज को जोड़ने की बजाय उस जो शक्तियां थी, जो गुंडे बन रहे थे अपने आप को समाज का सर्वहारा मानते थे, सब कुछ मानते थे अपने आप को समाज का, वो लोग समाज को जोड़ने की बजाय उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाई भतीजावाद, अन्याय, अत्याचार को बढ़ावा मिला। शोषकों की आपाधापी बढ़ती गई। शोषित ग्रामीण जनता न्याय से वंचित रही।
इनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई। अपनी अस्मिता को बनाए रखने, मतलब अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए उन्हें अथक संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने यद्यपि ग्रामीण जनता के विकास के लिए पंचायतें, सहकारी समितियां, विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थापना की, लेकिन उसका फायदा केवल मुट्ठी भर धनवान, प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ, निपुण और नौकरवाही से संबंधित लोगों को ही मिला। आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिला।